डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। इस बार यह एपिसोड कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते इस एपिसोड के अंदर हम यहां पर किसी कमोडिटी के भविष्य की जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल जो कृषि जगत है, जो कृषि उत्पाद हैं, उस पर किस तरह के संकट हैं और उसका निवारण क्या है। हम इस एपिसोड के अंदर में खास तौर पर किसानों की आय के अंदर में इजाफा कैसे हो सकता है, उनकी फसल कैसे एक बढ़िया दाम के अंदर में बिक सकती है, बाजार भाव से ज्यादा कीमत उनको मिल सकती है, कितनी तेजी उसकी उत्पाद के अंदर में आ सकती है, इस पर हम बात करेंगे। आज का एपिसोड कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि यहां पर हम किसी पर्टिकुलर एक विशेष कमोडिटी की बात नहीं करेंगे, हम पूरे कृषि जगत की बात करेंगे, हम पूरे कृषि उत्पाद की बात करेंगे, पूरी बास्केट की बात करेंगे। इसमें मसाले भी हैं, इसमें ग्रेन्स भी हैं, मोटे अनाज, इसके साथ साथ इसके अंदर खाद्य तेल भी मौजूद हैं। लेकिन विदेशी बाजारों के अंदर में आपके कृषि उत्पाद पर किस तरह का संकट आन खड़ा हुआ है, ना सिर्फ विदेशी बाजारों में बल्कि आपकी अपनी धरती के ऊपर पे किस तरीके का संकट है, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए आज का ये जो एपिसोड है बहुत विशेष हो जाता है। आज इस पूरी चर्चा के अंदर में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर रविंदर सिंह जी। आप अजमेर से आए हैं, आप सीनियर साइंटिस्ट हैं ICAR NRCSS से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब स्टूडियो में। जी डॉक्टर साहब, मेरा सीधा सीधा पहला सवाल जी, इन दिनों में हम कृषि जगत के अंदर में एक अजीब सा संकट देख रहे हैं। संकट क्या है? 1000 से ज्यादा उत्पाद हैं जी, कृषि उत्पाद, उसमें सब्जियां भी आ गई, फ्रूट्स भी आ गए, उसमें आपके मोटे अनाज भी आ गए, तिलहन फसलें भी आ गई, जड़ी बूटियां तक भी आ गई जी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उन पर संकट है, और संकट है पेस्टिसाइड्स का जी। और किसान इस समय पर पिछले एक दशक से, यूं कहें कि एक दशक और उसके लगभग पिछले 5-1 साल पहले से, करीब करीब 15-1 साल से जी, इतना जबरदस्त पेस्टिसाइड का प्रयोग करने लगा है कि उसके जो तत्व हैं पेस्टिसाइड के, अब आप जन को काफी नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, इसके अलावा जिस धरती पर वो खेती कर रहे हैं वो जो धरती है वो भी बांझ होती जा रही है जी। अब इसका इम्पैक्ट ह्यूमन नेचर के ऊपर भी आ रहा है। अब आप देखिए ना कि हर एक छोटे कस्बे के अंदर, गांव तालुकाओं के अंदर भी IVR सेंटर्स खुल गए हैं जी। भाई, धरती जो चीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो उसका इफेक्ट जो है आम जन के ऊपर भी पहुंच रहा है, क्योंकि वो जो खा रहा है वो पेस्टिसाइड युक्त खा रहा है और उसका प्रभाव उसके जीन्स के ऊपर भी पड़ रहा है जी। अब मेरा सवाल ये है, 1000 से ज्यादा फसलें और पेस्टिसाइड केवल मात्र 200 के आसपास अवेलेबल, जो लेबल्ड हैं, जो पास्ड है। ऐसे में केमिस्ट्री कैसे सेट बैठे, और आप आगे कृषि जगत का इस बेस के ऊपर पे भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। जो अभी हम जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो दलहनी वाली हों, तिलहन वाली हों, ग्रेन वाली हों, या मसाले वाली फसलें हों, या सब्जियां हों, इनमें जो पेस्टिसाइड का इश्यूज है वो केवल इन कमोडिटीज़ पे ही नहीं, वो धरती को भी, जैसे आपने बताया कि बांझ कर रही हैं, इसका अवशेष है वो कई सालों तक बना रहता है। जैसे DDT अभी बैन किए हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे सब्जियों में, उत्पाद में DDT के अवशेष हैं वो डिटेक्ट हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि इनकी जो डिग्रेडेशन पीरियड है
कुछ पेस्टिसाइड, कुछ केमिकल्स ऐसे हार्मफुल हैं जिनकी डिग्रेडेशन है वो काफ़ी स्लो होती है। तो ये अगर इसके ऊपर जो फ्रेश चीज़ें हम खाते हैं जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो हम उनको टेस्ट और सेहत के लिए खाते हैं, लेकिन उनके अंदर पहले से ही अगर हमने ऐसे कोई हानिकारक तत्व डाले हैं या पेस्टिसाइड का या केमिकल्स का यूज़ किया है जो आपकी सेहत सुधारने की बजाय और गड़बड़ कर रहा है, और वही असर अभी आ रहा है न केवल धरती पे बल्कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन हो रहा है, ज़मीन खराब हो रही है, ज़मीन की जो उर्वरा क्षमता है वो ख़त्म हो रही है, और साथ में ज़मीन में जो बायोडाइवर्सिटी थी माइक्रोब्स की, साथ में आपने देखा होगा कि जो हमारी मधुमक्खियाँ थी जो पोलन का काम करती हैं उनकी डाइवर्सिटी, उनके ऊपर भी काफ़ी निगेटिव असर आ रहा है। तो पेस्टिसाइड का जुडिशियल यूज़ करना है, ज़रूरत पड़ेगी तो डालना पड़ेगा, लेकिन उसका जुडिशियल यूज और उसका IPM बेस्ड यूज या उनका जो क्वांटिटी रिकमेंड की है साइंटिफिक बॉडीज़ द्वारा या जो MRL लिमिट्स हैं उनके हिसाब से अगर हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो वो सेफर है। पेस्टिसाइड तो उसने डाल दिया जी, अब विकल्प ही नहीं है किसान के पास भी और साइंटिस्ट के पास भी, वैज्ञानिक के पास भी, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए ऐसे में जागरूकता है वो केवल हर जगह जागरूकता चाहिए हमें, किसान के लेवल से लेके जैसे उपभोक्ता आज के टाइम में इतना जागरूक है वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, उसके पास सामान है या कमोडिटी है वो उपलब्ध हो और पेस्टिसाइड फ्री हो या केमिकल फ्री हो। जैसे आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे सरकार भी ध्यान दे रही है, किसान भी आगे आ रहे हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कुछ कमोडिटीज में काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल भी हो रहा है, लेकिन वहाँ इशू आता है प्रीमियम प्राइस नहीं मिल पा रही है या उसका पूरा मार्केट नहीं मिल पा रहा है या उपभोक्ता उस पर विश्वास किस तरह से करे भाई ये इसमें पेस्टिसाइड नहीं है या कम है। तो उनके लिए हमें एक पूरा सेटअप चाहिए, केवल इसमें पूरी चैन है उत्पादन से लेके और जहाँ तक कंज्यूमर यूज करता है उस चैन में अलग अलग जो लेवल्स हैं उसमें चाहे पेस्टिसाइड के प्रोड्यूसर्स हों, चाहे किसान है जो इस कमोडिटी को पैदा कर रहा हो, चाहे वो दलहनी फसल हो, चाहे अनाज वाली फसलें हों, चाहे सब्जियां या मसाले वाली फसलें हों, तो ये एक पूरी चैन इन्वॉल्व होगी उसमें तो ही इसका सोल्यूशन है। आपने डॉक्टर साहब एक बड़ी बात की इसमें कि उपभोक्ता को, और उपभोक्ता तो बाद में आ रहा है, उससे पहले खरीदार आ रहा है जी, खरीदार को ये कैसे पता चले कि ये ऑर्गेनिक है? जैसे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या अपना अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो उनमें ये चैन पहले से बनी हुई है, पूरा सेटअप उन्होंने इस तरह से बना रखा है कि जिससे कि आइडेंटिफाई हो प्रोड्यूसर ने क्या प्रोड्यूस किया और क्या मटेरियल मार्केट में आया है, ठीक है, तो वहां से भी सैंपलिंग होगी और साथ में उनका जो डेटाबेस है उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये तो डॉक्टर साहब एक पर्टिकुलर कंपनी और एक पर्टिकुलर ग्रुप के एंड के ऊपर हो गया जी, लेकिन पूरा भारत पड़ा है जी। अच्छा, अब मैं साउथ इंडिया की बात करूं, मैं अगर नॉर्दर्न इंडिया की ही बात करूं, तो ये प्रैक्टिसेस आपको क्या लगता है वाकई में प्रैक्टिकली फॉलो की जा पाएंगी? क्योंकि जो छोटे ट्रेडर हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जिसके ऊपर पे हैवी कॉस्टिंग आपके पास में दिखाई देती है, माफ कीजिएगा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं कह सकता मैं इसको, हैवी कॉस्ट है। इसके लिए तो फिर कैंपेन है जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं, हाँ, किसानों के बीच में, जैसे मीडियाज हैं, हाँ, या प्रिंट मीडियाज है, हाँ, और किसानों को जोड़ के जो हमारे जैसे टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं कुछ हर गांव में जैसे अग्रणी किसान हैं, तो उनको हम अपने प्रोग्राम्स में जोड़ें, उनको साथ हम उनके यहाँ अवेयरनेस आए। कुछ किसान हैं जो पहले से ही जैसे अडप्ट कर रहे हैं हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें पेस्टिसाइड फ्री है, IPM की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या हमारे ऑर्गेनिक या बायोपेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज कर रहे हैं, बोटनिकल्स हैं उनका भी यूज कर रहे हैं, ठीक तो है, ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन जितनी मास मीडिया में अवेयरनेस चाहिए वो अवेयरनेस नहीं है। उपभोक्ता को तो बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, किसान को ज्यादा उत्पादन चाहिए, बिल्कुल। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे कोई बीमारी आई या प्राकृतिक कोई चेंज हुआ उसके कारण से किसान के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, बिल्कुल, तो वो लिमिटेड टाइम में उसके पास फिर सॉल्यूशन है वो लिमिटेड है, वही एक और वो जब जैसे ही वो प्रॉब्लम लेके उस लोकल मार्केट में जाता है तो जो भी वहाँ सप्लाई चेन में जो भी पेस्टिसाइड या दुकानदार है वो उसको 1 या 2 या 3 4 5 जितनी भी उसकी 1-2 सिम्टम है, बीमारी एक है, दवाई 1 या 2 चाहिए, लेकिन वो उसको 4-5 सॉल्यूशन और साथ में दे देता है जी। अब को किसान को अवेयरनेस नहीं है तो उसकी लागत भी बढ़ जाती है और साथ में जितना फायदा उसको मिलना चाहिए था उसके बजाय वो नुकसान भी हो जाता है, और साथ में उसका जो रेजिडुअल टॉक्सिसिटी है वो जमीन में भी आएगी, प्रोड्यूस में भी आएगी
और साथ में जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी पोल्यूट कर रही है। बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस और कैंपेन चल के, और इसमें सारा किसान के लेवल से ही कैंपेन चालू हो, गांव के लेवल पे चालू हो, और उसमें चैन में सारे हमारे भागीदार जो इस चैन में जुड़े हुए हैं वो सारे भागीदार हों, जो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, और चाहे वो कंज्यूमर हो। बिल्कुल। तो हर जगह अवेयरनेस और प्लस उनकी भागीदारी हमें इसमें निश्चित तौर के ऊपर पे यहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन किसान की एक और भी समस्या है, उस पर हम आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे अन्नदाताओं को उनकी फसल की बेहतरीन कीमत कैसे मिल सकती है। इस पर चर्चा हमारी जारी है। वक्त हो गया एक कमर्शियल ब्रेक का। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, क्योंकि चर्चा जारी है और चर्चा काफ़ी संगीन है, किसानों की आय से जुड़ी है। कैसे उनकी फसल के उचित दाम मिल सकते हैं, कैसे उनकी जो उपज है, जो उनकी मेहनत है, उनको बेहतरीन दाम मिल सकते हैं। लेकिन जो इस समय पर संकट के जो बादल हैं, पेस्टिसाइड एक बड़ा मुद्दा है, उस पर हमारी चर्चा जारी है। डॉक्टर रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, ICAR NRCSS अजमेर से सीनियर साइंटिस्ट। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जिन पेस्टिसाइड्स का लेबल नहीं अप्रूव्ड है जी, और वो धड़ल्ले से बाजार में बिक रही हैं जी, तो तुरंत प्रभाव से उन पर बैन लगा देना चाहिए? जी, आपने बहुत सही बात की है कि जो अनअप्रूव्ड केमिकल्स हैं, बायोपेस्टिसाइड के अलावा, बायोपेस्टिसाइड तो क्या सेफ हैं जी, लेकिन पेस्टिसाइड और केमिकल बेस्ड जितने भी हमारे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड हैं, तो वो क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने एक दो क्रॉप के लिए अप्रूव करवा रखा है जी, लेकिन वो मार्केट में सब फसलों के ऊपर डाला जा रहा है। बिल्कुल। तो अप्रूवल केवल एक कमोडिटी के लिए या एक फसल के लिए है, लेकिन वो यूज हो रहा है आपकी सभी फसलों में। उससे रिलेटेड जो भी ग्रुप ऑफ क्रॉप्स हैं या उससे अनरिलेटेड क्रॉप हैं उन पे भी डाला जा रहा है जी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मसालों के अंदर बात करें तो बीजे मसालों में कुछ केमिकल्स ही हैं, 4 से 5 केमिकल्स ही अप्रूव्ड हैं जी। लेकिन किसान भाई के आप दुकान पे जाएंगे तो जो लोकल जो भी सप्लायर है वो सारे जितने भी केमिकल्स हैं वो सब तरह के सेल कर रहे हैं जी, अप्रूवल। जैसे मान लो गेहूं, चावल और दूसरी फसल के लिए है, लेकिन वो छिड़काव उसका सभी फसलों में किया जा रहा है। तो ये नेचुरल अवेयरनेस की भी कमी है और साथ में इसमें गवर्नमेंट को भी सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो जिस फसल में अप्रूवल है वहाँ तो सेल करना ठीक है, और उसमें भी फिर हाई डोज अप्लाई कर रहे हैं, तो उस डोज का भी जो कंसंट्रेशन है और साथ में उसका शेड्यूल है एप्लीकेशन का, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये निश्चित तौर पे जो अनअप्रूव्ड है उनका तो बैन होना ही चाहिए। सर, यहीं पर ही मेरा ये सवाल है। मैं एक रिपोर्ट यहाँ पर मेरे पास में है, उसके मुताबिक 63 स्पाइसेस हैं टोटल जी, ठीक है सर, और उसमें जो लेबल क्लेम है जी, सिर्फ 15 पेस्टिसाइड्स हैं जी। अब बाकियों का क्या किया जाए? अभी जैसे FSSAI है, उसने अगर हम फ्रेश वेजिटेबल्स या हमारी जो भी फ्रूट्स और मसाले हैं उन पे 0.1 mg पर 1 किलोग्राम जी, 0.1 mg पर 1 kg अगर अच्छा, है, लिमिट हाँ, है हाँ, तो सेफ है। ठीक है, पहले ये 0.01 mg हुआ करती थी हाँ, और पर किलोग्राम, ठीक है, तो उसका क्या हुआ कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात करें तो बहुत जो भारत है वो मसालों का कटोरे के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और और हम पूरे विश्व में मसालों की जितनी डिमांड है उसका लगभग 50 से 60% केवल भारतवर्ष है वो सप्लाई करता है, ठीक है, और पूरे 185 से ज़्यादा कंट्रीज में हमारे प्रोड्यूस हैं, वो चाहे वो प्रोसेस्ड हो, अनप्रोसेस्ड हो, रॉ मटेरियल हो, वो सारे मसाले हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से जब इतना बड़ा बाजार है तो नेचुरल इंटरनेशनल साजिश जो भी हमारे कम्पिटिटिव कंट्रीज हैं वो भी चाहेंगे। दूसरे इंटरनल डिमांड पूरी करने के बाद में हमारी इंटरनल जो डिमांड हो रही है उसके बाद में हमारे पास जो एक्सेस बचता है वो एक रेवेन्यू, बहुत बड़ा रेवेन्यू भी मसाले के और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी आ रहा है इन मसालों के द्वारा।
तो उसमें दोनों इश्यूज हैं। अब देखिए ICAR की ही एक रिपोर्ट है जी, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। 26,000 टन के आसपास वियतनाम से हमारा ब्लैक पेपर इंपोर्ट होता है जी, ठीक है सर। और वियतनाम के अंदर में 57 पेस्टिसाइड्स अप्रूव्ड हैं जी, उस ब्लैक पेपर के ऊपर एक सिंगल ग्रुप क्रॉप पे। बट इंडिया के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 2 पेस्टिसाइड ही अप्रूव्ड हैं जी, अच्छा, जब आपने ब्लैक पेपर को वियतनाम से इंपोर्ट किया जी, अब उसकी अगर आपने कहीं मिक्सिंग की और वो इंडियन ब्लैक पेपर के साथ में मिक्स हुआ और उसका फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, री एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं आप, तो वो हमारे यहाँ पर तो अप्रूव्ड नहीं है जी, बाकी के 55 जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भारत में तो अप्रूव्ड नहीं है जी, लेकिन उनका कंटेंट तो यहाँ पर अवेलेबल हो गया आएगा। उसको कैसे टेक केयर किया जाए? देखिए, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ज़्यादातर कमोडिटीज़ हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एज ए सीड, मतलब सीड के रूप में या खाने वाली कमोडिटी के रूप में। हाँ, तो उसमें क्या कि फिर ये पेस्टिसाइड की लिमिट से अगर खाने वाले के रूप में कर रहे हैं तो आपको पहले डिटेक्ट करने पड़ेंगे। हमारे पास भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमारे जो डिटेक्शन की मशीनें हैं, हाँ, जैसे HPLC है या आपके गैस क्रोमेटोग्राफ हैं, हाँ, या डिटेक्शन के दूसरे टूल्स भी हैं, किट्स भी हैं, हाँ, तो हर पोर्ट पे वो हमारी फैसिलिटीज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हर जगह करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही सैंपल वहाँ से इंपोर्ट होता है तो हम डिटेक्ट करें उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, बिल्कुल, हार्मफुल कितने, MRL लेवल से कितनी ज़्यादा या कम है उसमें वो। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम ज़्यादातर मसाले, वो उनके दूसरे बाई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसी तरह से इंपोर्ट हो रहे हैं कुछ आइटम। तो ठीक है, नेचुरल है कि अगर कम इंटरनेशनल मार्केट में हमारे से कम रेट में कोई मिल रहा है मटेरियल तो इंडियन व्यापारी हैं वो भी उनको प्रोक्योर करते हैं, और साथ में उनके अलग अलग जैसे ओलियो रेजिन्स है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, या उनके बाई प्रोडक्ट्स और भी हैं, तो वो बना के भी मार्केट में दोबारा हायर वैल्यू, उसका वैल्यू करके, वैल्यू ऐड करके उसको मार्केट में जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें अगर पूरा एक लॉन्ग टर्म के लिए इसको सस्टेन करना है तो हमारे जो डिटेक्शन, हमारे पोर्ट्स हैं जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी वो सैम्पलिंग उसी तरह से करनी पड़ेगी, और सैम्पलिंग के साथ साथ उनका डिटेक्शन है, टाइमली उसकी रिपोर्ट है, जो भी इंपोर्टर है या कंज्यूमर है उसके पास भी वो रिपोर्ट पहुंचे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ज्योग्राफी बड़ा बदलाव लेकर के आती है। उदाहरण के तौर के ऊपर पे अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए जीरा की ही बात की जी, तो जीरा आपका गुजरात में भी हो रहा है, जीरा आपका राजस्थान में भी हो रहा है जी, लेकिन दोनों की क्लाइमेट जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं जी, इनफैक्ट राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी क्लाइमेट चेंज है। जी, जी, ठीक है जी, वेस्टर्न राजस्थान में आप चले जाइए आपको डिफरेंट एक एनवायरनमेंट मिलेगा, ईस्टर्न में आ जाएंगे एक डिफरेंट आपको एनवायरनमेंट मिलेगा जी, और गुजरात में जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही डिफरेंट मिल जाएगा। जी, जी, तो वो जो एक इशू है, चूंकि वहाँ पर बीमारी हो सकता है गुजरात के अंदर जीरे में एक डिफरेंट तरह की लगे, जी, हो सकता है राजस्थान के अंदर भी दोनों पोर्शंस के बीच में डिफरेंट टाइप की लगे। जी, तो ऐसे के अंदर में जब डिफरेंट बीमारियां हैं तो उनके इलाज भी अलग अलग होंगे। जी, अगर बुखार की अगर हम बात करते हैं, जो जैसे मलेरिया है, जी, मलेरिया के लिए अलग दवाई है। जी, जी, ठीक है जी, अगर किसी को नॉर्मल फीवर आया तो उसके लिए अलग दवाई है। जी, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो वो भी बुखार का ही, लेकिन उसके लिए अलग दवाई है। जी, तो इसको किस तरीके से कैटर किया जाएगा? और अभी क्या आप मानते हैं कि आने वाला जो समय है, चूंकि भारत ये देख रहा है कि आने वाले जो 10 साल हैं वो एग्रीकल्चर के हैं जी, और भारत को अगर एग्रीकल्चर के अंदर में अपने आप को विश्व गुरु और विश्व विजेता बनाना है और वहाँ से अगर उसके इकोनॉमी को फार्मर्स के साथ में जोड़ना है, तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने की ज़रूरत है। जी, डेफिनेटली ज़रूरत है। आपने जैसे जीरे का एग्जांपल लिया तो मैं और उसको विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। जी जी जी, जैसे राजस्थान और गुजरात की क्लाइमेट में फर्क है जी, क्योंकि यहाँ जैसे ठंड है वो थोड़ी जल्दी आ जाती है, मिट्टी में भी फर्क है, वातावरण में भी फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीमारियाँ, जैसे एक क्रॉप है उसकी बीमारियाँ ऑलमोस्ट वही हैं जी, जैसे विल्ट है या काड़िया है जिसको हम ब्लाइट बोलते हैं जी, तो ये बीमारियां चाहे वो गुजरात का जीरा हो चाहे राजस्थान का जीरा हो, जी, बीमारियां उनके जो काजल ऑर्गेनिज्म है, जो बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, लेकिन उनका इलाज और उनकी जो आने की संभावना है वो अलग अलग हो जाती है अगर वातावरण में फेरबदल होता है तो। जी जी। वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद में मैं आपसे ये जानूंगा कि इन पेस्टिसाइड्स के अलावा हमारे पास में और ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनका प्रयोग करके इन पेस्टिसाइड के प्रयोग को मिनिमम किया जा सकता है और लागत को कम किया जा सकता है। वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का। भविष्य में नहीं,
जर्मनी में अभी से ही बुजुर्गों का ख्याल रखने लगे हैं रोबोट। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कृषि उत्पाद के अंदर में पेस्टिसाइड का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है, उससे जो नुकसान शारीरिक तो है ही है, इसके अलावा जो आपको इकोनॉमिकल यानी कि आपके जो मुनाफे को कम कर रहा है, उस पर यह चर्चा जारी है। लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और निर्यातक है। 2023-24 को ही ले लिया जाए तो देश भर में 1 करोड़ 18 लाख टन मसालों की पैदावार हुई, जिनमें से लगभग 15 लाख 40 हजार टन मसालों का निर्यात कर दिया गया। इससे रिकॉर्ड 4 अरब 46 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। लेकिन सरकार के इरादे कुछ और ही हैं। उसने 2030 तक मसाला निर्यात को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 422 करोड़ रुपए के खर्च से एक निर्यातोन्मुख योजना भी बनाई गई है। ये योजना किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और एक जिला एक उत्पाद को मजबूती प्रदान करेगी। सबसे पहले आप हम ये देखिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो डोमेस्टिक मार्केट इंडिया पे ही है। नो डाउट जिस ढंग से हमने पेस्टिसाइड का इशू देखा वो कंसर्निंग, और ऐसा नहीं कि नया चीज़ है। हमने देखा वेस्टर्न वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स है वो इंडिया काफ़ी टाइम पे मैच नहीं कर पाती, बट कहीं ना कहीं इंडिया ने भी स्टेप लिया है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर लेकर, तो वो कहीं ना कहीं जाकर आगे जाके लॉन्ग टर्म में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। बट टाइमिंग डेफिनेटली है। लेकिन हाँ, अभी मुझे लगता है कि जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। हल्दी का केस लेते हैं, हल्दी में हमने देखा है कि प्रोडक्शन इस बार 20% से बढ़ा जरूर है, बट जो रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक मार्केट की है, एक्सपोर्ट मार्केट की है, ये कहीं ना कहीं हम मैच नहीं कर पाएंगे। तो प्राइजेस पॉजिटिव रहेंगे, जो फार्मर्स को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर जीरे की बात करें तो पिछले साल हमने देखा जीरे के प्राइस करीबन 65,000 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अब प्राइजेस में थोड़ी बहुत गिरावट आना चालू हुई है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी है। जिस ढंग से रुपए की गिरावट है, थोड़ा सा सेंटीमेंट इंटरनेशनल में खराब है, बट पेस्टिसाइड का एक पार्ट है जो मार्केट को बार बार में तंग करता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि कंजम्पशन स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसका सपोर्ट प्राइजेस पे भी मिलेगा, फार्मर को भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। और अब वक्त हो गया है एक रैपिड फायर का सर, और जल्दी जल्दी मैं आपसे 3 सवाल लूंगा जी, और उन 3 सवालों पर आपने जल्दी जल्दी से जवाब देना है जी। समय की कमी भी है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, भारत के अंदर में जो धड़ल्ले से करीब करीब 800 पेस्टिसाइड्स बिना अप्रूवल मिल रहे हैं, बिक रहे हैं, क्या उन्हें तुरंत प्रभाव से सरकार को बैन कर देना चाहिए, जैसे डीटीटी को बैन किया? जो हानिकारक हैं केमिकल्स, जो भी पेस्टिसाइड हानिकारक हैं, उनको डेफिनेटली उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और उनके ऊपर नियंत्रण तो होना ही चाहिए। कितनी मात्रा में डल रहे हैं, क्यों डल रहे हैं, तो वो सारी एक चैन है, उसको हमें डिटेक्ट करने की जरूरत है। क्या आपको ये लगता है कि जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें उत्पादन वाकई में कमज़ोर होता है और गिर जाता है, इस वजह से किसान जो है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं जाते? देखिए, इसमें ऑर्गेनिक खेती में शुरू के 3 से 4 साल तक, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम एरियाज हैं, ज़मीन है, उनकी जो ऑर्गेनिक कार्बन है जी, वो बहुत कम है। ठीक है। जिन एरिया में ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में ज़्यादा है, तो वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में ज़्यादा इशू नहीं है। या जो 1 या 2 ही क्रॉप ले रहे हैं साल में, उन वहाँ भी इशू नहीं है। ठीक है। जहाँ इंटेंसिव कल्टीवेशन है और जिसमें सीरियल्स की क्रॉप हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहाँ क्या कि ज़मीन एग्जॉस्ट हो चुकी है, और वहाँ ऑर्गेनिक कार्बन हमारा हार्डली 0.1 से लेके 0.4 तक ही है, जो उसको जमीन वो सस्टेन नहीं कर पाती है आने वाली फसल को। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें पहले सॉइल का जो बिल्डअप है, ऑर्गेनिक जो कार्बन है, वो शुरू के 3-4 साल में बहुत स्लो होता है। उसके बाद में वो उत्पादन देना शुरू कर देती है 4 साल 5 साल के बाद में। लेकिन उसमें भी फिर उसकी थोड़ी लागत बढ़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं वो हमें यूज करने पड़ेंगे, और ऑर्गेनिक बायोपेस्टिसाइड हैं और जो कल्चर्स हमें वो यूज करने पड़ेंगे। तो किसान को अवेयरनेस की जरूरत है, और साथ में वो उपलब्ध भी नहीं है। तो उतनी मात्रा में ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं वो किसान के यहाँ उपलब्ध हों, क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना है,
जो ग्रीन मैन्योरिंग है, या आपकी फसल चक्र के अंदर जो दलहनी फसलें हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व करता है किसान भाई, तो ये फिर काफ़ी हद तक 3-4 साल बाद में, चौथे या 5वें साल में आपका उत्पादन गिरना बंद हो जाएगा और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है इसके अंदर में, इस राउंड में, क्या आपको ये लगता है कि अगले 10 साल भारत के कृषि युग के लिए स्वर्णिम साबित हो सकते हैं? डेफिनेटली, जिस तरह से हमारे किसान भाई अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जैसे मैं बात करूं आज से 20-25 साल पहले अगर हम गांव में जाते थे तो कोई केवल 1 या 2 सब्जी मिलती थी जी। आज आपको छोटे छोटे कस्बों में 10 से 12 सब्जियां हर साल मिलती हैं, हर सीजन में मिलती हैं जी जी, थ्रू आउट रोटेशन, ईयर के रोटेशन में मिलती हैं जी। और साथ में हम पहले अपनी सेल्फ सफिशिएंस करके आज हम बहुत मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारी कमोडिटीज़ का। बिल्कुल। तो नेचुरली है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमें काफ़ी एक्सपोर्ट रेवेन्यू आ रहा है। निश्चित तौर के ऊपर डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर। वक्त हो गया यहाँ पर हमेशा की तरह सवाल और जवाब का, और आज हम आपसे जो सवाल करने जा रहे हैं वो है आपकी ये स्क्रीन के ऊपर पे। आज का हमारा जो सवाल है वो है 2030 तक भारत ने कितने डॉलर के मसाले निर्यात करने का लक्ष्य रखा है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 6 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 8 अरब डॉलर और ऑप्शन डी 10 अरब डॉलर। तो तुरंत फोन उठाइए, मेल कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है apnacommodityexpert@gmail.com। आपको इस सवाल का जवाब शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच देना है, यानी 24 घंटे हैं आपके पास, देरी मत कीजिए। और अब वक्त है हमारे जो पिछले एपिसोड के अंदर सवाल किया गया था उसका जिन्होंने जवाब दिया है उन विजेताओं के नाम घोषित करने का और सही जवाब बताने का। हमने पिछले एपिसोड में आपसे सवाल किया था, मेथी का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन थी हमारी भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या फिर भूटान में। तो ऑप्शन जो सही है वो है भारत में। भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेथी का। तो जिन विजेताओं ने सही जवाब भेजे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। और डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, एक बार फिर से आपका धन्यवाद, शुक्रिया। वक्त हो गया है यहाँ पर आपसे विदा लेने का। अपना कॉमोडिटी एक्सपर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि दूरदर्शन किसान पर खबरों और जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।